बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, जेल में बैठा एक शख्स जो कि पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म है, बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी इमरान खान, पाकिस्तान में आर्मी चीफ और उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहा है। दूसरी जानिब 2024 इलेक्शन धांधली के हवाले से एक पतन की रिपोर्ट सामने आई। इस तरह की और मजीद रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। कोई भी ऐसी खबर जब हुकूमत के सामने रखी जाती है या वजीर आज़म से उस हवाले से बात की जाती है तो वो कहते हैं हम एक पेज पर हैं। जुडिशल सिस्टम के हवाले से वर्ल्ड रैंकिंग में कमी आ रही है। वजीर आज़म साहब का जवाब है हम एक पेज पर हैं। जबकि महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वजीर आज़म साहब के बकौल हम एक पेज पर हैं। जुडिशरी में इख्तलाफात हैं। अपोजिशन एहतजाज के लिए इत्तेहाद बना रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN में इख्तलाफात की खबरें आए दिन आती हैं। टैक्स अहदाफ मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं किए जा सके जो सेट किए गए थे। पाकिस्तान की इकॉनमी पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन वजीर आज़म साहब कहते हैं हम एक पेज पर हैं। और यही जमहूरी माशरे का हुस्न है कि इदारों को और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। क्या उस पेज पर अवाम भी हैं जिसकी वजह से मईशत मुस्तहकम होने के वो समरात उन तक भी पहुंच पा रहे हैं? और फिर अपोजिशन के जो इत्तेहाद है, एक आइडियल सिचुएशन जो हम खुद सोचते हैं कि होनी चाहिए, वो यही हमें नजर आती है कि वो आइडियल पाकिस्तान या आइडियल निज़ाम यही हो सकता है कि उस पेज पर अपोजिशन भी हो, उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जाएं और जो अपोजिशन कह रही है उसको एड्रेस भी किया जाए। अब हमने देखा कि पाकिस्तान में हमने इससे कबल पिछले हफ्ते बात की थी कि खतूतिस्तान है पाकिस्तान, क्योंकि ख़तो किताबत हो रही है। इमरान खान बार बार ख़त लिख रहे हैं, जजेस ख़त लिख रहे हैं। इमरान खान ने अब तीसरा ख़त भी कल जो है वो आर्मी चीफ को लिखा है। आर्मी चीफ की जानिब से कल एक गैर रस्मी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और अगर कोई ख़त मौसूल होगा भी तो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक और वफ्द पाकिस्तान के अंदर आज आ गया है। पाकिस्तान के निजी शोबे के लिए $20 बिलियन के फ़रोग के दरमियान IFC के सरबरा के दौरे पर सबकी नजरें हैं। बड़ा ही अहम दौरा है। इस दौरे से पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है या इस दौरे के जो वफ्द है उसको भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर भी आज प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, अरौ खालिद साहब के बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकारों का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, सियासी और मौशी इस्तेहकाम और इसमें अदालती इस्तेहकाम भी शामिल कर लेते हैं और फिर पाकिस्तान, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमने देखा गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, बहुत से बयानात सामने आए हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब का एक बयान जिसमें वफाकी काबीना के अंदर उन्होंने कहा कि मेरी IMF के वफ़द से मुलाकात हुई जब वो दुबई गए थे गवर्नर्स के एक इजलास के हवाले से, तो बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से IMF ने कहा है कि बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं, आप अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आएँ, हम उसको देखेंगे। तो मईशत और मामलात ठीक तरीके से चल रहे हैं ऐसा लगता है हुकूमत के बकौल, और इनमें इजाफा भी हो रहा है। पूरी दुनिया को हम पर एतमाद भी उनका बढ़ रहा है। आपको भी यही लगता है? अच्छा यार, देखिए, हुकूमत ने अभी अभी 1 साल मनाया है, पता नहीं क्या यौम तरक्की या कुछ इस तरह की चीज़, और उसमें उन्होंने हमें बताया है तमाम अखबारात में फ्रंट पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 25 26 चीज़ें कि ये चीज़ें माशी सूरत हाल में, माशी जो आपका डोमेन है उसमें ये अच्छी हुई हैं। हम कौन होते हैं इसको क्वेश्चन करने वाले कि वो क्या कह रहे हैं? हम जानते हैं कि ठीक है, हमारा डॉलर वहीं रुका हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारी वो इतनी खबर नहीं आती खबरों में, पता नहीं उसकी क्या सूरत हाल है। हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तंग हैं। हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान शरीफ आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि गरीब आदमी की चीखें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता मादूम इसलिए हो रही हैं कि उसका गला जो है वो थक गया है। तो हम बिल्कुल चैलेंज नहीं करते, हुकूमत कहती है कि मुआशी तरक्की हो रही है, हम मानते हैं। दुनिया क्यों नहीं मान रही? और दुनिया इसको मुआशी तरक्की को रखती है नंबर 2 पे, पहले नंबर पे रखती है सियासी इस्तेहकाम। अच्छा, अब पहले तो ये था ना कि खान की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, PTI की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, कहीं कभी कभी मौलाना साहब भी कह देते हैं, उधर से अचकज़ई साहब कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं, थिंक टैंक्स कह रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन कह रही हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो कि इस वक्त इत्तेहाद में नहीं हैं वो कह रही हैं कि जी सियासी इस्तेहकाम नहीं है।
हुकूमत कह रही है कि सियासी इस्तेहकाम आ चुका, उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी MQM वगैरह वगैरह कह रहे हैं कि इस्तेहकाम आ चुका। अब ये कि ये IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कह रहे हैं, लोग बाहर से कह रहे हैं, अमेरिका से आवाज़ें आ रही हैं, UK से आवाज़ें आ रही हैं, यूरोप से आवाज़ें आ रही हैं, और किसी भी किस्म का टॉपिक हो, कोई भी किसी किस्म की मौजू की बात हो, वो सारे के सारे इस पे लेके आ रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद की सूरत हाल अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ से ख़ास तौर पे इस तरह की आवाज़ें आ रही। अभी जब ये 2 दिन पहले यानी तुर्की के आए हमारे सदर जो है तैयब अर्दोगान, तो उनके साथ एक और मेहमान भी तशरीफ़ लाए, जिनका कि जिक्र इसलिए अखबारों में और इनमें ज़्यादा नहीं हो सका, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा जो यानी तुर्की के सदर का विज़िट है, तो उसमें कहीं गायब हो गए वो साहब। इन साहब का नाम है मख्तार, MAKHTAR, और ये हैं डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के। जरा ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ये बेसिकली आए हैं कि UK और इनका जो इदारा है जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ ही सब्सिडरी है, ये दोनों मिलके कुछ तकरीबन $560 मिलियन का क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान में कुछ इसका हिसाब किताब करने के लिए आए हैं। भैया आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने आने से एक दिन पहले ही कह दिया, देखिए जी सियासी इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको रिफॉर्म्स करने चाहिए, वो टैक्स की बात कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा, टैक्स टू GDP रेशो नहीं होगी, एक्सपोर्ट टू GDP रेशो आप ये बना दे। ये हम डिक्टेशन क्यों ले रहे हैं और क्यों हम इनके मुंह बंद नहीं करते? तो अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, बाहर से भी आवाजें आ रही हैं। जो बाहर से आवाजें आ रही हैं, मुझे उन पे जाती तौर पे एतराज। नजमुल साकिब साहब, ये डिक्टेशन है या मशवरे हैं? कौन होते हैं ये कहने वाले? हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी, ये डिक्टेशन है या मशवरे हैं उनके? नहीं नहीं नहीं, ये सीधी सीधी डिक्टेशन है। मशवरे हमें वो क्यों देंगे भाई? हम मांग रहे हैं उनसे मशवरे, हम उनसे कह रहे हैं कि आइए बताइए हमने अपनी इकोनॉमी कैसे चलानी है। अच्छा, अब जब आप इस दोनों के दरमियान यानी मुआशी तरक्की हो रही है, सियासी इस्तेहकाम आ चुका है बकौल इस हुकूमत के, दूसरी तरफ मुआशी तरक्की नहीं हो रही, फिगर सारी फज हुई हैं और सियासी इस्तेहकाम नाम की चिड़िया उड़ चुकी है पाकिस्तान से, इन दोनों के दरमियान में अगर हम देखें ना तो हमें कहीं सच नजर आएगा। लेकिन ज़ौक मियां, आप और आपके लाखों देखने वाले मुझे ये बताएं कि सच अगर हमने पता कर लिया तो क्या होगा? बस किसका चलता है? तो मैं अपनी बात इधर ही ख़त्म करता हूं, ये कह के कि सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा, उसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा, कम से कम ये जो टॉकिंग पॉइंट मिला हुआ है दुनिया को और पाकिस्तान में कि जी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, ये तो चला जाएगा ना। और उसके बाद ये कि अवाम को भी थोड़ा सा वो सुकून का सांस आएगा, तो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपके लिए और आपके अवाम के लिए 2 सवाल इस सिलसिले में जी मेरे ख्याल में, जिनका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रहा हूं। ये 2 सवालात अपने आप से कीजिए तो आपको शायद आपको समझ आ जाए जो मुझे समझ नहीं आ रही। पहला सवाल, क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की हो सकती है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या मुआशी इस्तेहकाम अगर आ जाएगा तो सियासी इस्तेहकाम की जरूरत नहीं रहेगी? ये 2 सवाल हैं जिनका जवाब मैं पिछले 1 महीने से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा। आप लोग खुद ढूंढिए और देखिए कि ये कितनी इंटर रिलेटेड चीजें हैं। और जो समझ में आ रही है बात वो ये आ रही है कि हुकूमत ने हुकूमत चलानी है, कम वट में। अपोजिशन ने अपोजिशन करनी है, कम वट में। और बीच में क्या है? ये पाकिस्तानी हुकूमत है, ये पाकिस्तानी अपोजिशन है। पाकिस्तानी अवाम का किसी को फिक्र नहीं है वो किस हालत में है, उनके क्या मसाइल हैं, किस सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं, उनका हाल और मुस्तकबिल जो है उसकी किसी को फिक्र नहीं है।
राव साहब, ये पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है ख़ासतौर पर सियासी, ये तकरीबन आप समझ लें कि हर वक्त ज़ेर बहस रहता है। हुकूमत कहती है हम बड़े इक़दामात कर रहे हैं और फिर उसके फिगर्स भी वो पेश करते हैं कि देखें हमने ये कर लिया, ये अचीव कर लिया। लेकिन हुकूमत ये भी कहती है कि अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आने की वजह अपोजिशन है, और इस वक्त की हुकूमत ये मानती है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। फिर वो कहते हैं कि ये इंतशारी भी हैं, इस इंतशार को रोकने के लिए अगर वो कोई 26वीं तरमीम लाते हैं या कुछ और तब्दीलियां लाते हैं तो फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। देखिए, एक बुनियादी सवाल मैं भी कर देता हूँ, क्या बयान देने से इंतशार फैलता है? अपोजिशन के पास तो बयान देने के इख्तियारात हैं, या एहतजाज कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो आप करने नहीं देते उनको। एहतजाज का ऐलान भी नहीं करते तो छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बात यह है कि अगर आप हुकूमत में हैं, आपके इख्तियार में हर चीज़ है, आप अगर उन इख्तियारात के तहत सारी स्टेट मशीनरी के साथ कुछ नहीं कर पा रहे तो आप बयानात से वो कितना कुछ कर सकता है बंदा, जिसके इख्तियार में ही कुछ नहीं है, जेल में पड़ा है बंदा। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही ना वो कह ले कि हुए बदरा बहाना बसियार जो कहा जाता है। मैं आपको रिसेंट हिस्ट्री की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान से भी बुरी सूरत हाल में अर्जेंटाइन था आज से 3 साल पहले। आप उसके सारे उठा के देख ले, इकॉनमी देख ले, पॉलिटिकल सिचुएशन देख ले, उनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, बाकी प्रेशर्स वहाँ पे देख लें। उनके यहाँ एक बंदा आया, हावियर मिली, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, मैंडेट लेके आया। नंबर 1, उसके मैंडेट का एहतराम किया गया और उसने अपनी पॉलिसीज बनाए। अब 3 साल बाद अर्जेंटीना की सूरत हाल क्या है? वो सरप्लस में चला गया उसका बजट, जो पाकिस्तान से भी बुरी हालत में था। उसने टैक्स आधा कर दिया लोगों के ऊपर। उसके बाद इतनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसने की हैं और प्रूडेंट पॉलिसीज लेके आया। वो इकोनॉमिस्ट है बुनियादी तौर पे, और उसने बिल्कुल एक डिफरेंट तजर्बा किया। मैंने उसके थोड़ी सी मैंने स्टडी की है। उसने इंटरनेशनल बहुत से मॉडल्स स्टडी किए। फिर ऑस्ट्रिया के कोई राइटर थे, उनकी किताबें कथा साथ मैंने पढ़ी। उसमें मैंने देखा कि जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये इकॉनमी वगैरह सारी, ये तो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। तो वो तो बात ही और करते हैं। कहता मैंने उस पर गया और मैंने ये सारा कुछ कर लिया। तो मकसद ये है कि जब आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, मैंडेट के साथ हो, अवाम की सपोर्ट पीछे हो और आप सही पॉलिसीज बनाएं। अच्छा राव साहब, यहाँ पे एक सवाल ये है कि पॉलिसीज बनाई जाएं, जो बुनियादी मसाइल हैं ऑपोजिशन उसका हल तो नहीं बताती। ऑपोजिशन के तो अपने मसाइल हैं कि हमारा लीडर जेल में है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बुनियादी मसाइल पे तो वो भी पॉलिसी नहीं बताते कि ये कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ना बुनियादी मसाइल पर एहतजाज करते हैं। क्यों बताएंगे जी? आप उनको उनकी हुकूमत उल्टा के आए हैं तो वो आपको मदद करेंगे जी, आप कामयाब चले। वो तो कहते हैं हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ है, वो आपकी मदद क्यों करेंगे? बात यह है कि आप हुकूमत में हैं, आपका काम है। हैवियर मिली की अपोजिशन ने मदद नहीं की, उसने खुद अपनी मदद की। उसने एक नेक नियति के साथ अपने मुल्क की दर्द रखते हुए, अपने लोगों का दर्द रखते हुए ऐसी पॉलिसीज बनाई और उनको इम्प्लीमेंट किया सारी मुखालफत के बावजूद, और वो कामयाब हो गया। अब उसको अपोजिशन हटा के, जितना मर्जी तगड़ा बयानिया हो अपोजिशन का, उसको हटा के दिखाएं। अब वो इतना तरीके से आया। बात बुनियादी तौर पे है, हुकूमत की जो रेट है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं होती। हुकूमत की रेट ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर पे भी होती है, ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग पे भी होती है, कानून की अमलदारी के हवाले से भी होती है, टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी होती है, सनती तरक्की के लिए पॉलिसियाँ बनाना, तालीम और सेहत को बेहतर बनाना ताकि आवाम मुतमईन हो, इस किस्म की पॉलिसीज लेके आना, रोज़गार के मौके फराहम करना, सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल पैदा करना। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते तो फिर यही होगा। अपोजिशन का तो काम है, उसने तो धमा चौकड़ी मचानी है, उसने एहतजाज भी करना है। अभी वो अलायंस बनाने जा रहे हैं, फरवरी के आखिरी हफ्ते सुना है कि कोई फाइनल मीटिंग होने जा रही है उसके हवाले से, और शायद बन भी जाए वो अलायंस। और रमज़ान नहीं तो रमज़ान के बाद वो कुछ ना कुछ तहरीक वगैरह या एहतजाज की एक नई सूरत लेके आएंगे। मुझे समझ नहीं आती हुकूमत अपनी जगह पे, लेकिन दो बड़े हमारे यहाँ अगर स्टेट्समैन कहा जाए तो गलत ही होगा, जितना सियासी तजर्बा उनका है, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, वो सियासी माहौल को ठंडा क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं आते मैदान में? वो क्यों नहीं मामलात को अपोजिशन के साथ बैठ के बात करते? फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ साहब सिर्फ उस वक्त मिलने जाते हैं जब पीटीआई के साथ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार होते हैं, अदरवाइज फजलुर रहमान साहब को पूछता कोई नहीं। ठीक है। तो बात यह है कि आप भी सियासी माहौल को ठीक करने की आपके भी कोई कोशिश नहीं है। आप भी कहते हैं अच्छा ठीक है, रगड़ा लग रहा है, लगता रहे। और हुकूमत का सबसे
बड़ा एडवांटेज हुकूमत ये समझती है कि जो कुछ भी अपोजिशन के साथ हो रहा है उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं आ रहा, वो बिल्कुल नाते धोते बैठे हैं साइड पे होके, इल्ज़ाम जो है वो दूसरी फोर्सेस पे जा रहा है सारा। तो ये भी बहुत एक सोचने की बात है कि ये मामलात आखिर कहाँ तक ऐसे चलेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो इसी तरह से घसीट के चलती रहे और आखिर एक दिन धड़ाम हो जाए, क्योंकि इस तरह से मामला ज़्यादा देर चल नहीं सकते जब तक मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, सियासी हालात ठीक नहीं होंगे। माशी हालात तो दावे कर ले आप, अगर इश्तिहारों से ठीक होते हैं तो पता नहीं कब के ठीक हो चुके होते, लेकिन इश्तिहारों से मामला ठीक नहीं होते, पॉलिसी से ठीक होते हैं। मैंने अर्जेंटाइन की मिसाल दी है, ठीक है। दुनिया की मिसालें मौजूद है, आपने कोई पहिया ईजाद नहीं करना, आपने सिर्फ खुलूस दिखाना है और नेकनियती दिखानी है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। साकिब बशीर साहब, और कितना इस्तेहकाम आया इस मुल्क में? आर्मी चीफ साहब को इमरान खान ने ख़त लिखे, उन्होंने कहा कि मुझे अगर ख़त आया भी, अभी तो मौसूल नहीं हुआ, तो मैं वज़ीर आज़म साहब को भेज दूंगा। और फिर दूसरी जानिब ये भी बताइएगा, क्योंकि अदलिया में जो इस वक्त हो रहा है वो भी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जो एहतजाज हुए हैं, बहुत से तंजीमें ऐसी थी लॉयर्स की जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा ही नहीं लिया, जिन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, तो उधर खुद एक डिवीज़न है, वो तो फिर कोई मौसर एहतजाज नहीं कर पाएंगे। अदलिया में जो कुछ हो रहा है या अदलिया में जो कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तल्लुक़ हुकूमती इक़दामात के साथ भी है, मईशत के साथ भी है, इस्तेहकाम के साथ भी है। हर उसके साथ जो मामलात जो मुल्क में चल रहे हैं उसके साथ उसका लिंक है। अगर बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी बात की जाए तो मेरा ख्याल है हुकूमत वक़्त जो है हर चीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब रही है। अगर ये बात करें कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासी अदम इस्तेहकाम है। अक्टूबर नवंबर में जो कुछ हुआ उसके बाद अब हुकूमत जो है बिल्कुल सुकून है, उसमें उनको कोई ख़तरा नहीं है, कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलेगी, कोई एहतजाज चलेगा या कुछ होगा। अब 2019 और 20 मुझे याद पड़ता है जब पीटीआई का दौर था, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन कुछ जेलों में थी, कुछ केस भुगत रही थी, कुछ के खिलाफ केसेस बन रहे थे, तो जो बाहर थे उनको भी उतनी आज़ादी नहीं थी। तो उस वक़्त एक वक़्त ऐसे आया कि पीटीआई को मुकम्मल आज़ादी थी, वो कानून साजी भी कर लेते थे, हर चीज़ कर लेते थे, लेकिन आखिरकार उनको भी जाना पड़ा। तो अब इस वक़्त मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की भी सूरत हाल वही है। आप जितनी भी कानून साजी उठा के देख लें, आज तक उनको कहीं किसी महाज पे भी शिकस्त का सामना नहीं हुआ। आप 26वीं आईनी तरमीम उठा के देख लें, उसके बाद उसके ज़रिए किए जाने वाले इक़दामात जिनकी सपोर्ट जुडिशरी के अंदर से उनको मिल रही है, और वो हर जो जितने भी इजलास होते हैं, जितनी भी तैनातियाँ होती हैं, जितने भी बेंचेस बनते हैं, कोई चीफ जस्टिस लाना है, कोई ट्रांसफ़र करके जज लाने हैं, हर जगह पे हुकूमत जो है वो कामयाब हमें नज़र आती है। आप एहतजाज देख लें, पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, लेकिन अब जो है वो उस किस्म का एहतजाज हमें दूर दूर तक बज़ाहिर मुझे तो नज़र नहीं आता। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को किसी और तरफ से जो है वो खदशा या कोई ख़तरा है। अंदर से अगर हुकूमत को कमज़ोर हो, अंदर से कोई नहीं, जो मईशत की बात हम कर रहे हैं ना, अब हुकूमत की पॉलिसीज हैं वो जैसी तैसी भी हैं वो लेकर चल रहे हैं। टैक्स कलेक्शन करनी है या उसने IMF के साथ किस तरह चलना है, अब जो कुछ है हुकूमत के हाथ में है। आप देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इमरान खान साहब की जल्द रिहाई का इम्कान है, ये हुकूमत के हाथ में है। अब जितना जो सिनेरियो तब्दील हो चुका है, ख़ासतौर पर जुडिशरी के हवाले से भी और ओवरऑल भी, अब जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई हुकूमत के हाथ में है। उन्होंने लेकिन साकिब बशीर साहब यही मामला पहले ना पीटीआई के हाथ में था कि इमरान खान रिहा होंगे या नहीं। पहले 26 नवंबर से ये मामला पहले पीटीआई के हाथ में नजर आता था कि वो कितना प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं। ये पीटीआई ने खुद हुकूमत के हाथ में दे दिया है। नहीं, आज भी अगर इमरान खान साहब इस बात पे एग्री हो जाएं कि वो बाहर आएंगे और कोई विक्ट्री का निशान नहीं बनाएंगे और अगले 2 साल के लिए वो खामोश रहेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि उनके लिए आज भी रास्ता बन सकता है। लेकिन इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, जो खतूत हैं, 3-4 उन्होंने ख़त लिखे, वो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को खत लिखा, आईनी बेंचेस के जो उनको खत लिखा, सरबराह को खत लिखा, तो उन तमाम खतूत में वो हमें नज़र नहीं आता कि वो उस तरह बाहर आना चाहते हैं। हो सकता है मज़ीद 2-4 माह वो अंदर रहें, उसके बाद उनका जो ये ज़हन है तब्दील हो जाए कि एक दफ़ा बाहर तो आना चाहिए। कि पीटीआई आज तक आप देखें कि 26 नवंबर से पहले हम डिफरेंट उसको देखते थे, लेकिन अब बाद में जो सूरत हाल भी है, अगर हम बात करें कि वो बहुत बड़ी कोई एहतजाजी तहरीक के ज़रिए इमरान खान साहब
को बाहर ला सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है वो सूरत हाल ऐसी बनेगी। ये जो हुकूमत जैसी तैसी है इसने कंटिन्यू ही करना है। और इसके अलावा जो इन हाउस अगर कहें कि कोई तब्दीली जो है वो पीटीआई ला सकती है या ये अपोजिशन ला सकती है, वो भी बज़ाहिर जो है वो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती। इसके अलावा जो केसेस की बात है, इमरान खान साहब के केसेस की बात है, अब वो केसेस भी रूटीन में चलते हुए हमें नजर आएंगे जिस तरह पहले चल रहे थे, और अब थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है उसमें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर कुछ जो है वो तब्दीलियां भी इस हवाले से आ चुकी हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो हर चीज जो है वो हुकूमत के हाथ में आ चुकी है। अब ये देखना है कि मौलाना फजल रहमान, वो आपने देखा कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल जब एक सिटिंग हुई तो मौलाना के पास फौरन शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए, क्योंकि मौलाना फैक्टर एक ऐसा है कि वो एक बड़ी, अगर एहतजाजी तहरीक या इस किस्म की कोई बात करें, एहतजाज की बात करें, बाहर निकलें, तो वो उनके पास लोग भी हैं और मोमेंटम भी वो बना सकते हैं। तो हुकूमत की ये कोशिश है रहेगी कि उनको रोका जाए इनके साथ जाने से। बाकी वो कहते हैं कि पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त जो है वो नहीं देते, इस्लामाबाद या रावलपिंडी या पंजाब में या केपीके के अलावा बाकी सूबों में। बाकी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो आप ये कहें कि रूल ऑफ लॉ कितना है, रूल ऑफ लॉ वाली बात भी उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, दो तो हमें कहीं जो है वो नजर नहीं आता। तो बाकी हुकूमत ने उसने कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। हुकूमत कंट्रोल जो है ना वो इस पे देखिएगा ज़ौक, कि एक सवाल और भी दिमाग में आता है जी कि क्या हुकूमत चल रही है इमरान खान के बगैर? क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के दूसरे ममालिक में उसमें को रखना पड़ा है इमरान खान के बगैर? इमरान खान जेल में है तो क्या उससे कोई माशी या मुआशरती या सियासी जो है हिसाब किताब ओवरऑल जो है उससे कितना फ़र्क पड़ा है? इसका जवाब चूंकि हुकूमत से अगर आप मांगेंगे वो कहेगी जी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दैट इज़ वाई हुकूमत चल रही है, और जिस तरह की भी चल रही है वो लगता यही है कि चलती रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये हुकूमत की फिर कामयाबी समझें कि उन्होंने ऐसा इस्तेहका है ऑपोजिशन के अंदर भी कि अब ऑपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन IMF के हवाले से और हुकूमत के ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 3 रुकनी वफ्द करप्शन और गवर्नेंस का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में IMF का आया और उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। बड़ा गैर रिवायती था, इसको ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की जानिब से भी थोड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि IMF के वफ्द को अगर उसने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और करप्शन के हवाले से मुलाकात करनी थी तो फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करवा दी जाती या किसी और शख्सियत से मुलाकात करवा दी जाती। आपने चीफ जस्टिस से ही मुलाकात करवा दी। अब मुलाकात हुई है, इसमें डिस्कस क्या हुआ है? कुछ लोग कहते हैं, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान का जिक्र और वो डिस्कशन हुई है। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम डिस्कस हुई है। फिर इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात की है, वहाँ पर गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि इमरान खान का ख़त मिला जो कि मैंने जुडिशल आईनी जो बेंच है उसको भिजवा दिया है। उसमें उस ख़त के हवाले से कहा गया कि उसमें एक USB भी थी, वो बड़ा हमारे लिए मददगार साबित होगा। लेकिन आईनी बेंच की तरफ से अभी तक कहा गया कि हमें वो कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ जो हमें चीफ जस्टिस की जान से भिजवाया गया है। अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं जो चीफ जस्टिस की IMF के वफ़द से मुलाकात हुई है उसमें अब क्या डिस्कस हुआ, कि क्या जो लेटर्स जजेस लिख रहे हैं क्या वो डिस्कस हुआ, जुडिशरी में जो लो नंबर है पूरी दुनिया में वो डिस्कस हुआ, जुडिशरी के अंदर जो डिपार्टमेंट मुश्किलात हैं क्या वो डिस्कस हुआ। क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि IMF ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रही है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की कि शायद 2 जजेस के हवाले से, सीनियर जजेस के हवाले से रेफरेंस भी लाया जा सकता है। एक रेफरेंस इमरान खान के दौर में भी एक सीनियर जज के हवाले से लाया गया था। फिर इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हमेशा IMF की जो शराइत थी उसके हवाले से कहा जाता है कि सरकारी जो अफसरान हैं उनके हवाले से बहुत सी कानून साजी करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शायद पैसे का ज़या होता है, बहुत ज़्यादा शायद सर्विसेज उनको फ्री दी जाती हैं। तो उस हवाले से भी एक मुतालबा सामने आया, उसको गवर्नमेंट किस तरह उस एक्ट में या कानून में तरमीम करेगी उस पर भी बात करेंगे। राव साहब, ये जो मुलाकात हुई है IMF की वफ़द की चीफ जस्टिस से, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि नए अहदाफ क्या दिए होंगे, क्या टारगेट होगा, या ये मुलाकात क्यों ज़रूरी रही करनी IMF को, या उसने क्यों ज़रूरी समझी, आपको क्या लगता है?
देखिए, एक तो बुनियादी फैक्ट जो है इसमें वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। बुनियादी फैक्ट ये है कि अभी जो आपने ट्रांश ली IMF से, उस पर जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उस पर इस वफद की दौरा भी शामिल था। इसने सितंबर में आना था, लेकिन ये लेट आया है 4-5 महीने। वजूहत हो सकती है, उनकी अपनी वजूहत हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो जो IMF की ट्रांच की अप्रूवल से पहले से डिसाइडेड था कि इन्होंने विजिट करना है। और इस वफद का मकसद क्या है? ये आया है आपका गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जी, ठीक है जी। आपकी गवर्नेंस कैसी है ओवरऑल, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का आपने जिक्र किया, उनकी परफॉर्मेंस, पॉलिसी साजी आ जाती है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी इश्यूज आ जाते हैं, उसमें लेजिस्लेशन आ जाती है। फिर करप्शन में आपके एंटी करप्शन जितने भी इदारे हैं, अदालतों से लेके नैब तक, सारे वो जो उसको डील करते हैं, एंटी करप्शन है। AGPR भी उसमें आ जाता है, उसमें आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आ जाती है, लॉ मिनिस्ट्री भी आ जाती है। इस तरह करके तकरीबन 19 महकमे हैं जिनका इन्होंने विजिट करना है। फिर डायग्नोस्टिक में जो है, डायग्नोस्टिक में ये है कि जो करप्शन है या करप्शन के केसेस हैं या एग्जीक्यूशन है उनकी, उसमें अदलिया का भी एक रोल आता है। और अदलिया के हवाले से पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ है इनके मैंडेट में कि द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनका तरीक़ाकार, और इंटेग्रिटी ऑफ द कोर्ट एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। अब ये इस चीज़ों पे इन्होंने बात करनी थी, तो उसके लिए सबसे मुनासिब लोग कौन हो सकते थे? वकला आज मिले हैं, वकला के वफद से मिले हैं। फिर जुडिशरी और जुडिशल कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमने एग्री नहीं की हुई थी और उन्होंने आगे को डंडे से ज़बरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आके हमसे करवा लिया। हमने एग्री किया हुआ था, उसी के मुताबिक सारी मुलाकातें शेड्यूल हुई हैं, उसी के मुताबिक डिस्कशन हुई है। ये इमरान खान वाला शोशा ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पे कोई बात करेंगे, ना उनको ज़रूरत है इस पे बात करने की, क्योंकि वो पाकिस्तान तरीके साहब ने भी एक डोजियर दे दिया ना IMF का जो जी, वो जाहिर है, वो ऑलरेडी आपको पता है IMF के पाकिस्तान में जब स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ था पहले, और ये जो हुआ है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हुई है, IFF हुई है, ये दोनों की दफ़ा IMF का वफद इमरान खान से मिला है, PTI से मिला है, उनके साथ मिलके उसके बाद उन्होंने एग्री किया इनके साथ। तो वो जो रेगुलर उनके आते हैं डेलीगेशंस, वो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का अगरचे पहला दौरा है, लेकिन ये ऐसे मुल्कों में जहाँ पे उनके अपने पैसे डूबने का खदशा होता है और उसमें वो देखते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, उसमें करप्शन है बहुत ज़्यादा और प्रॉपरली कोर्ट्स प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो वो करते हैं। 1-2 और मुल्कों को भी उन्होंने असेसमेंट की हुई है और ये जुलाई में उन्होंने रिपोर्ट देनी है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें सिर्फ इस्लाहात पर अमल दरामद जो है उसके हद तक बात दूसरा वफद करता है, लेकिन जो बाकी मामलात हैं कि उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने में आ रही है, वो समझते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो शायद नहीं हो रहा, करप्शन के जो इदारे हैं, रैम्पेंट करप्शन है, उसको रोका नहीं जा रहा, इसके लीकेजेस बहुत है। टैक्स कलेक्शन के इश्यूज अपनी जगह पे, लेकिन लीकेजेस इतनी है कि अगर आप कर भी लें टैक्स कलेक्ट तो आप उसको संभाल नहीं सकते। तो ये सारे मामला ऐसे हैं, लेकिन इत्तफाक है कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब जजों की अपॉइंटमेंट में कंट्रोवर्सी बनी हुई है और 26वीं तरमीम के बाद अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है वो सबसे, यानी तवाज़ुन जो है वो इंतजामिया के हाथ पे चला गया, एग्जीक्यूटिव के पास चला गया अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो अगरचे बज़ाहिर इस सारी रिपोर्ट वोट जो भी बनाएंगे ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। मैंने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में कहा था कि ये लैंड माइन्स बिछा रहा है IMF। आपके बहुत से इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, जैसे अभी चाइना का आपका दौरा हुआ है, या अमेरिका की तरफ से प्रेशर की वजह से आप अपना रीजनल अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये लैंड माइन्स उस वक्त फोड़ेंगे जब वो देखेंगे कि अमेरिका के हाथ से निकलने की कोशिश आप कर रहे हैं, या यूरोप के हाथ से या वेस्ट को आप उस तरह से इग्नोर कर रहे हैं और आप चाइना की तरफ या रशिया की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होता जा रहा है। ये सिर्फ ना पेशबंदी हो रही है और ये अभी इसका ख़तरा बज़ाहिर को ख़तरा नज़र नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये डेंजरस उस वक्त होगा जब वो देखेंगे आप इंटरनेशनली उनके किसी काम नहीं आ रहे, तो उस वक्त वो आपको यकीनन वो उन लैंड माइन्स को फिर ब्लास्ट करना शुरू करेंगे, जिससे पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे। इसलिए हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में भी
अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से भी हमें बड़ा प्रूडेंटली आगे बढ़ना चाहिए। मैं पहले हिस्से में मैंने कहा है हम पॉलिसी बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट आ हमने गया। करनी है। अगर हम वो ठीक तरीके से करेंगे, हाँ जी, ठीक तरीके से करेंगे तो कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी रिपोर्टें बनती रहे। अगर हम अपनी गलती पे होंगे तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा। नजम साकिब साहब, ये IMF का एक मुतालबा और भी है, पहले भी ये बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ है कि सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ज़ाहिर होंगी, और उस सवाल से कहा जा रहा है कि कोई कवानीन में तब्दीली भी होगी, उसकी ज़द में कोई सरकारी अफसरान भी आएंगे। ये क्या मामला और कैसे हो पाएगा? इससे पहले कि आपका ये ब्यूरोक्रेट्स की असासे जाहिर करने वाला बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इस पे जवाब दें, मुख्तसरन एक दो बातें करूंगा। देखिए, हमें जो पता लगा, अगर आप मुल्क से बाहर के अखबारात पढ़ते हैं, कि IMF की दो बुनियादी शराइत थी जी। सब्सिडीज ख़त्म कर दीजिए गैर ज़रूरी, और टैक्स लीजिए, और ख़ास तौर पे ताजरों से टैक्स लीजिए। ये दो हमें उधर से पता लग रही है। पूरी क्या हो रही है? मुझे लगता है कि IMF ने पाकिस्तान से ये कहा कि अगर सब्सिडीज़ आप नहीं कर रहे, अगर आप टैक्स भी नहीं, नेट भी नहीं बढ़ा सकते, ताजरों से नहीं ले सकते, कम से कम पार्लियामेंटेरियंस की आप तनख्वाहें तो बढ़ाएं ना। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी डिमांड है जो कि हमने ऐसी मिनवन पूरी की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग जो बातें करते थे पार्लियामेंट में कि जी हम अपोजिशन में हैं फलाना, पहली दफ़ा मैंने देखा कि एक पेज पे आती है PTI और कहते हैं जी कि बिल्कुल तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। देखिए, बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं आप? इसी को ले लीजिए, ये ब्यूरोक्रेट्स में असासे। मेरे दोस्त जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अगर मैं पूछता हूं, वो कहते हैं जी पिछले 30 साल से डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स फॉर्म हम भरते हैं साल के आखिर में। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स फॉर्म वो तो भर रहे हैं हम तो बताते हैं कि हमारी कौन सी, यानी ये प्रॉपर्टी है हमारे नाम, हमारी बेगम के नाम, बच्चों के नाम, हम तो बता रहे हैं। तो ये कौन सी चीज आप कर रहे हैं? फिर मैंने उस खबर को गौर से पढ़ा। जब मैंने गौर से पढ़ा तो मुझे पता लगा कि इसमें अब उन्होंने एक चीज शामिल कर ली है हुकूमत ने, कि सरकारी अफसरों, और वो भी सरकारी अफसर जो 17 से 22 ग्रेड के हैं, गजेटेड ऑफिसर्स, उनके जो मुल्क से बाहर असासे हैं वो भी जाहिर करेंगे। ये पहली दफा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे जरा ये बता दीजिए कि इससे आपकी मईशत कैसे दुरुस्त होगी? क्या सरकारी अफसरान सही बताया करेंगे? एक तो वो पहले ही बता रहे थे, फिर इनसे जो टैक्स लेते हैं वो आप एट सोर्स लेते हैं, इनको तो तनख्वाह मिलती नहीं है जब तक ये कटौती नहीं कराते, और उसमें भी अपनी टैक्स रिटर्न में भी उनको लिखना पड़ता है कि ये जो है मेरी प्रॉपर्टीज इतनी है, इतनी मैंने इस साल में सेल किया, वो किया, वो सारा कुछ करते हैं। इसका मतलब अब उनको 2 दफा ये नहीं एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। निकलेगा क्या? मिसाल के तौर पे, इस वक्त की आखिरी बात, मिसाल के तौर पे ये होता है कि आप तमाम सरकारी अफसर निहायत दयानतदारी के साथ 17 और 22 ग्रेड के, बाय द वे ये याद रहे कि 15-16 ग्रेड के जो अफसरान हैं ना, या जो क्लर्क्स हैं, वो भी अरबों करोड़ों रुपए के मालिक वो लोग हैं। कभी जाके देखिएगा पटवारी का क्या ग्रेड है, और फिर उसका जाके देखिएगा कितने करोड़ों अरबों रुपए उसके पास हैं। तो 17 से 22 तक की क्यों, 15-16 के क्यों नहीं? और सरकारी अफसरान मिन हैसुल कौम क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ये किया जाता है कि इस गजेटेड ऑफिसर जो है ना 17 से 22 तक यही गड़बड़ करते हैं। आप जरा नीचे तो भी देखें, उसको देखा ही नहीं गया। देखिए, आपने ये जो इकदाम लेना है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने दे दिया, फर्ज करें एक आदमी कहता है कि 10 अरब डॉलर की मेरे पास जो है ना रिपोर्ट, मेरे पास वहां पे प्रॉपर्टी है, आप क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसको नौकरी से निकालेंगे, एक मनी ट्रेल उसकी पूछेंगे और वो दे देगा, फिर क्या करेंगे? तो ये IMF की शर्त, मुझे नहीं लगता कि IMF ने ये कहा है कि ब्यूरोक्रेट से आप उनका करें, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े वो हैं, वो जो उनकी शराइत हैं, वो जब भी बात होती है उनकी डायरेक्टर जनरल कहती है जी कि आपने सब्सिडीज की है, टैक्स नेट बढ़ाया है, ताजरों से टैक्स लिया है, जो कि बड़े पैसे आएंगे। आपको सरकारी अफसरान के असासे जो ऑलरेडी मालूम हैं दोबारा मालूम हो जाएंगे, मईशत पे क्या फर्क पड़ेगा? लिहाजा मेरे नजदीक ये है कि पार्लियामेंटेरियन की जो तनख्वाह बढ़ानी है वो ज्यादा जरूरी लगता है कि शायद IMF ने वाकई कहा हो कि ठीक है मईशत तो बहाल नहीं हो रही, ठीक है हमने आपको $7 बिलियन दे दिए,
लेकिन ये बेचारे गरीब गुरबा पार्लियामेंटेरियंस, इनकी तनख्वाहें तो बढ़ाएं जो कि बढ़ा दी गई हैं। साकिब बशीर साहब, अभी राव साहब ने कहा कि IMF ना माइंस बिछा रहा है। वैसे भी हमें उन माइंस से ज़्यादा खतरा नहीं होगा क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये आखिरी IMF मुआहिदा, इसके बाद हमने IMF के पास नहीं जाना। तो ये बताइएगा क्या है खबर, ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के हवाले से कोई वाज़ेह खबर भी सामने आई? फिर चीफ जस्टिस ने मुलाकात की है सहाफ़ियों से और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान का जो ख़त आया उसका बताया, तो वो अब उस पर क्या आगे जाकर होगा? आईनी बेंच उसका क्या करेगा? इमरान खान साहब ने इससे कबल भी कुछ खतूत भी लिखते रहे जब जस्टिस काजी फाइसा चीफ जस्टिस थे, उसके बाद भी पिटिशंस भी फाइल करते रहे, बार बार मुतालबे भी करते रहे, बार बार अर्ली हेयरिंग्स की दरख्वास्तें भी आती रहीं कि हमारी बात सुनी जाए। 8 फरवरी पे सुने, आप 9 मई पे कमीशन बनाएं, आप ये 26 नवंबर आ गया, इससे दौरान जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी तो सब वो लिखते रहे। कभी इस किस्म का मामला हमने नहीं देखा कि जब बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सहाफ़ियों के बुलाकर कहा हो कि मैं जो है वो आज बात करना चाहता हूं, और उस मुलाकात से पहले IMF का वफद जो है वो उनसे मिला हो। तो इसलिए जो मेरे ख्याल में जो बातें शुरू हुई वो उसकी वजह थी। जैसे ही ये मुलाकात शुरू होती है तो शुरू में ही चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि जो है वो मैं एक तो IMF के वफद के हवाले से बात करूंगा, और दूसरा इमरान खान साहब का ख़त आया, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। और तीसरी बात उन्होंने साथ ये की कि वो देखे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, अब मैंने उनको बताया कि वो हाई कोर्ट्स के अंडर है और सारी बातें जो है वो हम आपके साथ जो है वो नहीं कर सकते, नहीं बता सकते और ना उन पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये 3-4 एंगल्स थे जिसके बाद ये जो है वो डिस्कशन या बहस जो है वो उसने जन्म लिया कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो हाई कोर्ट्स के अंडर है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में है जिसका कहीं जिक्र तो नहीं हुआ उस मुलाकात में जो IMF के वफद जो है उसमें शामिल था। तो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में स्पेशल कोर्ट्स में जो हाई कोर्ट्स के अंडर हैं, वहाँ पे रिसेंट पास्ट में हाई प्रोफाइल केसेस इमरान खान साहब के ही चल रहे हैं और उनमें फेयर ट्रायल के हवाले से सीरियस सवालात भी मौजूद हैं। तो साथ ही फिर इमरान खान साहब के ख़त का भी उन्होंने जिक्र किया, तो इसलिए ज़्यादा जो है बात की कि शायद क्योंकि IMF की रिपोर्ट आनी है जुलाई में और जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज आई, उस प्रेस रिलीज में ऐसा कोई जिक्र नहीं था, तो ये एक लिंक जो है वो बनाया गया कि शायद ये वजह हो। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के खत को बड़ा सीरियस खत कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं है बल्कि सबूत भी साथ दिए हैं, USB भी दी है और वो जो है वो मैंने आईनी बेंच को भिजवा दिया है। लेकिन उसके हवाले से अब खबर ये है कि वो 4 दिन पहले बता रहे थे कि आईनी बेंचेस की कमेटी को भिजवा दिया है। तो आज जब वोट टेकिंग थी, क्योंकि 7 जजेस ने वोट आज जो है वो हलफ उठा लिया सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस ने, तो जैसे जमाल खान मंदोखेल उनसे पूछा हमने कि आपके पास वो खत पहुंच गया है, तो उन्होंने कहा कौन सा खत, मुझे तो नहीं पता। तो फिर उनसे बैकग्राउंड बताया गया तो उन्होंने कहा हाँ वो आईनी बेंचेस की कमेटी में आएगा तो फिर हम देखेंगे। तो इट मीन के वो गया तो है लेकिन उस पर अभी कुछ हुआ नहीं है। एक बात तो यह है कि अब इसमें जो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज आई, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस है सारा कुछ, मतलब वो जो पॉजिटिव साइड थी ना जुडिशरी की, हालांकि ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे सूरत हाल, आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें या ऊपर की बात करें, ग्राउंड पे सूरत हाल ऐसी नहीं है। इस वक्त 40 से ज्यादा जजेस जो है वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनके सरबराही में जुडिशल कमीशन है वो तैनात कर चुका है। उसके हवाले से क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा तो वो एक अलग से सवालात मौजूद है। IMF के हवाले से एक और मैं बात करूंगा, जो डोजियर PTI ने दिया है, ये वही डोजियर है या वही चीज है जो खत लिखे गए हैं चीफ जस्टिस को। अब इस पे तनकीद एक लिहाज से हो रही है और मैं ये समझता हूं कि ये इस हद तक तनकीद ठीक है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अपना केस आप जो है वो PTI जो है वो IMF को दे रही है। पहले भी इमरान खान साहब ने खत लिखवाया था और अब दोबारा से उनको बताया गया है कि हमारे साथ जो है क्या हो रहा है। डेफिनेटली उसका रिएक्शन जो है वो आएगा या नहीं आएगा वो हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन यह है कि अगर थोड़ा सा भी आया तो वो पाकिस्तान या जो है वो स्टेट को जो है उसका नुकसान होगा। इस पॉइंट पे मैं ये समझता हूं कि PTI को कम से कम ठीक है, जैसे भी जुडिशरी है उनसे अगर उनका खत जो है वो टेकअप कर रही थी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है तो उनको इस पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि इस किस्म की आप पाकिस्तान आपस के इख्तिलाफात हैं वो आज से आपस 2 में साल बाद बैठकर जब ये बातें आज से 2 साल बाद जब ये बातें होंगी, सिर्फ एक पॉइंट, आज से 2 साल बाद जब ये बात होगी ना कि आपने IMF को ये खत लिखे थे, तो मेरा ख्याल में वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे। यानी आपस के इख्तिलाफात आपस में हल करने चाहिए, वे आउट पाकिस्तान के अंदर निकालना चाहिए। इस तरह बार बार खतूत और डोजियर देने से हम अपनी कमजोरी दूसरों के हाथ में या वो डोर दूसरों के हाथ में देंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव के नाम से कुछ अर्सा कबल एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान, क्योंकि एक ज़रई मुल्क है और किसानों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बहुत ही जदीद किस्म के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और इसमें जिद्दत लाई जा रही है। किसानों को ज़रई हल फराहम करने के लिए ये किया गया, जिसमें फ़सलों की कबल अज़ वक्त और बाद अज़ फसल खिदमात शामिल हैं और दीगर जो मसाइल किसानों को पेश आते हैं वो शामिल हैं। नजम साकिब साहब, बड़े अरसे बाद देखा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से या जो किसानों के मसाइल के हवाले से उसको जदीद तौर पर हल करने के लिए कोशिश की जा रही है और ये एक खुशाइन कोशिश लगती है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक रिवायत बन गई है कि जो भी हुकूमत है वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत कर रही है, और अगर वो कुछ कर रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, वो जिसको हम कंस्पिरेसी थ्योरी या साजिशी थ्योरी कहते हैं। देखिए, ये जो जीसीआई की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कॉरपोरेटिव इनिशिएटिव, इसको जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर तो ये नेक नियति से किया जा रहा है तो कमाल का ये प्रोजेक्ट है। देखिए तो सही कि सिर्फ 5 महीने में हो क्या गया है। पहले तो ये देखते हैं कि ये कॉरपोरेट इदारा है, पिछले साल अगस्त में बना, यानी 5 महीने इसको हो गए हैं और इसके तहत नेशनल सीड अथॉरिटी का क़याम ऑलरेडी हो चुका है। कर्ज की फराहमी है, ज़मीन की अलॉटमेंट है, काश्तकारी के लिए ये सारा जो है ज़मीन इस्तेमाल होगी। अभी तक 2,50,000 एकड़ ज़मीन के मुआहदे हो चुके हैं। 6 अरब से ज़्यादा इक्तसादी सरगर्मी हो चुकी है, सिर्फ 5 महीने की बात है। बहुत सी अराजी जो इस्तेमाल में नहीं थी उसमें मशीनरी मंगवाई जाएगी, बाहर से टेक्नोलॉजी, ये वो, और आप देखेंगे कि अगर ये वाकई चलता रहता है तो आपका गन्ना, आपकी गंदम, आपका चावल, आपका हिसाब किताब जो है इसकी काश्त बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो ये होगा, आपके रोज़गार के जो हिसाब किताब हैं वो बढ़ेंगे, रोज़गार बढ़ेगी। और सिर्फ अगर इस नेशनल सीड अथॉरिटी का ही ले लें, एक नई अथॉरिटी बनी है, कम से कम कोई 60-70 लोग तो इसमें आप खपा सकते हैं। वो कहाँ से खपाएंगे ये हुकूमत जाने और उनका काम जाने, लेकिन ये है कि रोज़गार इसमें बढ़ेगी। पानी है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारा कुछ जो है ये प्लान करके इनिशिएटिव लिया गया और इसका नाम भी इनिशिएटिव ही रखा गया है। सिर्फ एक चीज़ की तरफ इशारा दिलाऊंगा जो कि इसका फॉलो आउट इफेक्ट है, जो कि इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट है। वो क्या है? देखिए, अगर इस तरह से गन्ना पैदा हो रहा है, चावल पैदा हो रहे हैं, गंदम पैदा हो रही है और जो बाकी आपकी फसलें हैं, जो आपका जब मार्केट में आएंगी ना, तो आपका जो एक आम आवाम में जो आदमी है उसको थोड़ा सा महंगाई में इजाफा नजर आएगा, क्योंकि ये सस्ते दामों आपको मुयस्सर नहीं होंगी। और दूसरी और इस वक्त की आखिरी बात कि वो जो पिछले बरस हुआ और जो पिछले से पिछले बरस हुआ, वो जो गंदम के मेरे किसान थे उनकी गंदम बारिश में भीगती रही, ज़ाया हो गई, पूरे उनके साल का फसल का पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया। तो क्या इसके इतने अच्छे ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव के साथ क्या हुकूमत एक ऐसा इनिशिएटिव भी ले रही है जिसमें जब ये गंदम लेके आए, बोरियां बने, तो इनको मुनासिब दामों से खरीद लें? क्योंकि ये वो किसान है, आपने कहा ना कि ज़रई मुल्क है पाकिस्तान, हम बस कह देते हैं। इस वक्त भी 70% से ज़्यादा आबादी आपकी जो है वो इस पे डिपेंड कर रही है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो कम से कम इस वाली देखिए कि इस दफ़ा गंदम की फसल हो तो किसान जो है वो जिसने सोचा हुआ उसकी बेटी की शादी होनी है, बेटे को शहर भेजना है, मकान की मॉर्गेज देनी है, ये सारा कुछ हो सके। राव साहब, पैरेलल जो नजम साकिब साहब ने बात की, एजुकेट करने की भी ज़रूरत है ताकि इस तरह की चीज़ों से भरपूर फ़ायदा भी उठाया जा सके और फिर प्राइवेट सेक्टर भी उसको एक बेहतरीन तरीके से लेकर चल सके। जी बिल्कुल, हम तो जब से पैदा हुए हैं उस वक्त कह रहे ज़राअत रीढ़ की हड्डी है मीशत की, और हमने कभी इस रीढ़ की हड्डी पर तवज्जो ही नहीं दी, इसलिए हमारी कमर झुक गई और कामों में पड़ के। तो अभी अगर इनिशिएटिव है तो नो डाउट इसको बड़ा भरपूर तरीके से चलाने की ज़रूरत है। और आपको शायद अंदाज़ा होगा कि हमारी जो आधी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, लेबर और दूसरे जो कारीगर हैं, वो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है, हाफ ऑफ द जो वर्कर्स हैं जो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना यानी ये ज़रूरी है ज़राअत के लिए।
लेकिन इसमें जो मैंने सारा देखा, इनिशिएटिव भी देखा, सारी चीज़ें देखी, जो मुझे दो पॉइंट है जिसमें मुझे तिश्तगी नज़र आ रही है जी। एक PARC और NARC हमारी हैं जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल्स हैं, उनका रोल सीड डेवलपमेंट के हवाले से बहुत रहा है, फैसलाबाद से यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रहा है। तो वो या तो उनकी अकाउंटेबिलिटी करे या उनका रोल थोड़ा इस पर बयान अगर नहीं किया गया तो वो होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कोई कंट्रीब्यूशन है। आपका इतना बड़ा पैराफर्नालिया मौजूद है, उसके पैरेलल अगर आप अलहदा से बनाते हैं तो आप ओवरहेड आपके बढ़ जाएंगे, तो वो अखराजात आपके बहुत ज़्यादा फिर हो जाएंगे। आपके जब एग्जिस्टिंग है उसको आप ठीक करें और उसको चलाएं। बारानी यूनिवर्सिटी भी इसी तरह से है। दूसरी चीज़ मुझे है कि ज़राअत के अंदर जो 14% जो मुल्क की GDP का है, उस 14% के अंदर 61% आपका लाइफ स्टॉक है, GDP उस पर कंट्रीब्यूट करता है ज़राअत का। आप कह लें कि मेजर पोर्शन उसका है। और लाइफ स्टॉक की मैं आपको बता दूं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मैं देख रहा था, 30 मिलियन भेड़ें, सिर्फ बाकी गोश्त भी भेजते, 30 मिलियन भेड़ें वो दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं सालाना। तो हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है, सारी चीज़ें हैं। फिर डेयरी का हमने कुछ नहीं मुझे नज़र आया कि डेयरी के हवाले से क्या है। डेयरी 66 मिलियन टन हम दूध पैदा कर रहे हैं, जबकि हमारा 110 मिलियन टन तक है पोटेंशियल। और अगर वैल्यू एडिशन करे, चीज़, घी, ये वो सारा करे, 30 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट बनती है इसकी। बिल्कुल ऐसी है। तो इन इनिशिएटिव्स में मुझे उसमें भी हों, लेकिन जो अभी तक मैंने देखा है उसमें मुझे नज़र नहीं आई ये चीज़ें। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास पानी की कमी होती जा रही है, तो ऐसे इनिशिएटिव के साथ पानी के लिए इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें जो भी डैम बन रहे हैं जल्दी मुकम्मल किए जाए, और कालाबाग डैम पर्टिकुलरली उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें बहुत से गैप्स भी मौजूद है जिनको पूरा किया जा सकता है। साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, इसको एक्सटेंड करने के हवाले से क्या मंसूबा बनाया गया है, इसके बाद आगे इसके क्या प्लान्स होंगे इस हवाले से? एक तो ये SIFC का ही जो एक प्रोजेक्ट है जिसको जो है वो आगे लेकर चला जा रहा है। इसमें तकरीबन 1.5 लाख एकड़ ज़मीन जो चोलिस्तान में जो बंजर, असल में जो इसका बेसिक जो पॉइंट है कि जो जहाँ पे नाकाबिले काश्त या बंजर ज़मीनें बहुत सारी जगहों पे मुल्क भर में मौजूद हैं, तो उनको काबिले काश्त बनाना। तो इसमें जो चोलिस्तान में ये ज़मीन जो है उसको काबिल काश्त बनाया गया है। वहाँ पे ये तजर्बाती बुनियादों पर, और जो 65,000 एकड़ ज़मीन है उसको फार्मिंग के लिए ये चाइना से कुछ जो इस हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो मंगवाई जा रही है। और ख़ास तौर पर जो मुजफ्फरगढ़ या इन इलाकों में कुछ मॉडल इस किस्म की जो काम किए जा रहे हैं ताकि वहाँ के मुकामी किसान जो है उनको भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि ये एक तासुर कायम हो रहा था कि जो छोटे जो किसान हैं उनका काम उनमें हर्ज होगा, बजाय इसके कि इस किस्म के इनिशिएटिव में हुकूमत जाए, उनको सपोर्ट करे, उनको जो है वो कम नरखों पर खाद मिले, बिजली की फरामी हो या मंडियों तक रसाई जो है वो आसान हो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे। तो वो भी फैसिलिटेशन इस प्रोजेक्ट में ये बताया जा रहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी होगी, इसमें तहकीक भी होगी, फिर मौसम के हालात, फिर पानी की जो कमी है वो पूरे करने के हवाले से मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर जो है वो काम किया जा रहा है। और इसमें जो ज़राअत है, अगर एक लंबे अरसे तक ये मनसूबा चलता है, और मेरे ख्याल में इसके पीछे यकीनी तौर पर मुल्क के लिए और मुल्क की मैशत के लिए काफ़ी बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल बेहतरी हो सकती है, और ऐदे हाज़िर के जितने भी मसाइल हैं जो ज़राअत है एग्रीकल्चर में इसमें कोशिश की जा रही है। बस ये है कि ये कंटिन्यूटी के साथ रहे। हमारे यहाँ को प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, कंटिन्यू नहीं होता। नजम साकिब साहब, मुख्तसरन आज के सवाल। एक ज़रूरी सवाल और एक गैर ज़रूरी सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, पाबंदियां बढ़ रही हैं, डबल सवारी पर पाबंदी, पतंग उड़ाने पर पाबंदी, कैश खरीदारी पर पाबंदी, और अब वॉल चॉकिंग पर पाबंदी भी होने वाली है। इंटरनेट पे पाबंदी तो है ही। ज़रूरी सवाल ये है कि मसाइल का हल पाबंदियां लगाने से होता है या पाबंदियां लगाने से मसाइल में इजाफा होता है? आज का गैर ज़रूरी सवाल। दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, ग्रीन लैंड ख़रीदा जा रहा है, मुल्कों को रियल एस्टेट समझा जा रहा है, इंसानी हकूक़ खुल्लम खुल्ला पामाल हो रहे हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के बतौर एक इदारे के कोई ज़रूरत भी रह जाती है कि नहीं? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।